तो जैसा कि दोस्तों मैं बताऊंगा कि भारत का संविधान ऐतिहासिक विकास के निर्माण तक की सफ़र कैसा रहेगा। यूपीएसआई और जो एसएससी के और जो यूपीएससी के एग्ज़ाम है, ये आपके अंतिम रात की तरह ये काम करेगा दोस्तों। तो मैं आपको बताना जा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको समझना चाहिए कि दोस्तों कि भारत का जो संविधान है, ये ऐतिहासिक विकास के निर्माण तक हम लोग इसकी सफ़र करेंगे और दुनिया का सबसे बड़ी लिखित और ऐतिहासिक यात्रा की संरचना पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दो चरण होते हैं। संवैधानिक अगर प्रयोगों की बात करें तो भारतीय संविधान की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारत में किए गए ऐतिहासिक प्रयोगों में निहित है। ब्रिटिशों ने भारत को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझा था, एक इन्होंने प्रयोग किया था। और यहाँ पर हम इसको दो स्तर से देखते हैं। पहला देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर 1857 तक थी, और 1858 से लेकर के 1947 तक थी, जो कि ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थिति बताती है दोस्तों। यहाँ पर अगर नींव का पहला पत्थर की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की अगर हम शुरुआत करते हैं तो पहले 1773 का जो एक्ट आता है, इसकी एक खास बात यहाँ पर दोस्तों आती है कि भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत किया गया था। तो ध्यान रखना है, 1773 में केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने थे। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। तो इसमें 3 पॉइंट केंद्रीकरण हुआ था। वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने थे और कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1813 आता है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंत कर दिया गया था। तो अगर आपसे यहाँ से पूछता है कि भैया ये बताइए कि किस एक्ट में जो एकाधिकार का अंत किया गया था कंपनी का, तो वो 1813 में था। यहाँ पे 1833 की एक खास बात आ जाती है कि इस पर केंद्रीकरण का अंतिम कदम लॉर्ड विलियम बेटिंग गवर्नर जनरल बने थे। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग का गवर्नर तो 1833 में, और 1853 आता है तो सिविल सेवा की शुरुआत, इसको मिनी संसद का जन्म माना जाता है, 1853 के एक्ट में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है दोस्तों। उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार से हुआ था ब्रिटिश क्राउन के शासन में। तो 1858 में क्या हुआ था कि क्राउन का सीधा शासन वायसराय पद से का सृजन कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग जो कि पहले वायसराय बने थे, और 1919 में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। 1919 में द्विसदनीय व्यवस्था में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो द्विसदनीय व्यवस्था थी, वो प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी, उसकी शुरुआत दोस्तों हो गई थी यहाँ से 1919 में, और पहली बार चुनाव जो हुआ था वो 1909 में हुआ था। उसके बाद सबसे विशाल एक्ट आता है जो हम लोग कहते हैं 1935 का। ये ब्रिटिश भारत की सबसे लंबा अधिनियम रहा। प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय सूची पर इस पर कानून बनाने की बातें रखी गई, और यहाँ पर सबसे खास बात ये रही कि ये भारतीय संविधान का मुख्य आधार भी बना। इसके बाद आता है स्वराज की ओर पहला कदम की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेहरू ने 1928 में इसको पेश किया एक रिपोर्ट। भारतीय जनता द्वारा संविधान बनाने का पहला ऐतिहासिक प्रयास किया गया, और यहाँ से साइमन कमीशन का विरोध में। यहाँ बात आती है कि डोमिनियन स्टेटस की बात आई। इस मतलब जो रिपोर्ट इन्होंने दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य का शासन भीतर स्वशासन रहेगा, और उन्होंने फिर इसमें ये भी कहा कि संयुक्त निर्वाचन धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया गया। मौलिक अधिकार की बात कर दी गई दोस्तों, नागरिकों के द्वारा सशक्त अधिकारों की गारंटी दी गई, और भाषाई प्रांत भाषा के आधार पर पुनर्गठन का प्रयास किया गया। ये था जो स्वराज के लिए जो कदम उठाया गया था। नेहरू रिपोर्ट जो लाई थे 1928 में। उसके बाद आता है संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया और ऐतिहासिक कार्य। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत में इसमें 389 सदस्यों वाली संविधान सभा गठित की गई थी कैबिनेट मिशन के समय। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में लगा समय की बात किया गया तो 114 दिन स्वीकृति भी चर्चा की गई है। 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949। कहते हैं कि 29 अगस्त 1947 बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो फिर यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। 9 दिसंबर और 26 नवंबर 1949 की बात की गई दोस्तों। यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के मुख्य वास्तुकार माने गए हैं, और यहाँ सबसे खास चीज़ है कि इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि जो सामाजिक दस्तावेज है, इन्होंने ग्रेन बिले आस्टिन के अनुसार यह संविधान मुख्य रूप से सामाजिक दस्तावेज माना जाएगा। इन्होंने कहा कि समानता का दृष्टिकोण होगा, और नागरिक स्वतंत्र धार्मिक की स्वतंत्रता और अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन किया जाएगा। कमज़ोर वर्गों का उत्थान किया जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक अधिकारों का वकालत इन्होंने किया। संसदीय लोकतंत्र में एक मजबूत केंद्र और स्वतंत्र राज्यों के साथ संघीय ढांचा का निर्माण किया जाएगा। अम्बेडकर साहब का ये मकसद रहा।
आगे बताते हैं कि जो संविधान की संरचना बनी दोस्तों 1950 बनम वर्तमान की बात किया जाता है तो दुनिया की सबसे संप्रभु गणराज्य की सबसे लंबा लिखित संविधान दिया गया 1950 में। मूल संविधान में इसमें दोस्तों 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में अगर बात करें तो 470 अनुच्छेद 25 भाग 12 अनुसूचियाँ और 105 प्लस संशोधन भी किए जा चुके हैं दोस्तों। इसी की हम बात करते हैं संविधान की आत्मा कहा गया, किसको प्रस्तावना का कहा गया दोस्तों। प्रस्तावना जो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति के रूप में। समाजवादी की बात किया गया है, ध्यान रखना इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सामाजिक आर्थिक समानता के लिए गणराज्य बनाएंगे, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, निर्वाचित होगा, वंश के आधार पर नहीं रखा जाएगा। लोकतंत्रात्मक जनता द्वारा चुनी सरकार होगी और यहाँ पर पंथ निरपेक्ष की बात किया गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यहाँ पर सभी धर्म समान हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख स्तंभ आ जाते हैं अधिकार और कर्तव्यों की बात किया जाए तो मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में रखा गया है। यहाँ पर 12 से 35 तक राज्य के खिलाफ नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है। प्रमुख अधिकारों की बात किया जाए दोस्तों तो समानता, स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार दिया गया। और संवैधानिक उपचार की बात किया जाए तो 32वें अनुच्छेद में संविधान के हृदय और आत्मा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछ लेता है कि संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 32 को कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है मूल कर्तव्य, जो कि भाग 4A में रखा गया है दोस्तों। इसको अनुच्छेद 51 के 42वें संविधान संशोधन रूस से प्रेरित होकर के मूल कर्तव्य रखा गया। वर्तमान में 11 कर्तव्य है, जैसे कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, दूसरों पर दया करना, ये सारी चीज़ें आपको मूल कर्तव्य मिलेंगे। इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाता है जन कल्याणकारी राज्य का संकल्प और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करा जाए दोस्तों, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है इसको रखा गया है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसको आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आ जाता है आपका जो प्रेरित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है DPSP, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात किया गया है। नागरिकों को संसाधनों का समान वितरण किया जाएगा। ग्राम पंचायत की भी बात रखी गई अनुच्छेद 40 में। स्थानीय स्वशासन का गठन, ध्यान रखना है, स्थानीय स्वशासन का गठन जो है ये अनुच्छेद 40 में किया गया है। समान नागरिक संहिता 44वें संविधान में रखा गया है कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होंगे। यह कल्याणकारी राज्य की एक विशेषता होती है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो आधारभूत विशेषताएं भी कुछ रखी गई हैं। एकात्मक झुकाव के लिए संघीय व्यवस्था की बात की गई है। तो संघीय व्यवस्था यहाँ पर रखा गया है कि शक्तियों का विभाजन दोस्तों किया जाएगा। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, संविधान की सर्वोच्चता होगी। जबकि एकात्मक लक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, मजबूत केंद्र है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं और आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। इन सब की चर्चाएँ हम लोग आगे विस्तार से करेंगे, क्योंकि ये बूस्टर पॉइंट है। अगर आपको दोस्तों पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। एक नज़र में अनुसूचियों की बात किया जाए तो इसमें 12 अनुसूचियाँ रखी गई हैं। पहले में राज्य और संघ क्षेत्र रखा गया है, दूसरे में वेतन और भत्ते रखेंगे, शपथ का प्रारूप रखा गया है, राज्यसभा में सीटों की बात की गई है। 5वें में अनुसूची क्षेत्र का नियंत्रण की बात किया गया। 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है। 7वें में शक्तियों का विभाजन किया गया है। 8वें में 22 भाषाओं को रखा गया है। 9वें में भूमि सुधार रखा गया है। 10वें में दल बदल विरोध कानून। 11वें में पंचायती राज और 6वें में नगर पालिकाएँ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि अनुसूची 1 में राज्य और संघ हैं, दूसरे में वेतन और भत्ते हैं, तीसरे में शपथ दिया गया है, चौथे में राज्यसभा की सीटें दी गई हैं। दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा पूछता क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछता है कि ये बताइए कि जो है 5वीं अनुसूची में क्या है, 6वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या है। तो 5वें में आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों 5वें में आपको दिया गया है। 6वें में आपको पता होना चाहिए 6वें में क्या दिया गया है। 5वें में अनुसूचित जातियों की बात की गई है। उसके बाद 6वें में अनुसूचित जनजातियों की बात की गई है। 10वें में दल बदल विरोध की बात की, 11वें में पंचायती राज और 8 में बात की गई भाषा की। ऐसे हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो दिया गया है कि एक जीवांत दस्तावेज संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में नम्यता और कठोरता का अनूठा मिश्रण है। कहा गया है दोस्तों यहाँ पर कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। अब तक 105 से अधिक बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मई संविधान कहा गया है इसको दोस्तों। प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़े गए थे और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था।
101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था और इसमें जीएसटी को लागू किया गया था। तो ध्यान रखना है 101वें संविधान संशोधन जो जीएसटी लागू की गई थी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य की सर्वोच्च विधि और लोकतंत्र की रक्षक होता है। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। भारत एक गणतंत्र देश बना था। मैं महसूस करता हूँ कि संविधान काम करने योग्य है, लेकिन लचीला है और शांति और युद्ध दोनों समय में देश की एकजुट रखने के लिए पर्याप्त माना गया है दोस्तों। और अब हम इसमें बात करते हैं कि भारत में ब्रिटिश नीतियों के नियंत्रण से शोषण तक का सफ़र कैसा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ और उसके औपनिवेशिक स्तंभों की बात करें दोस्तों तो 1600 से लेकर 1858 तक चलता रहा। यहाँ पर एक बातें हम आपको बताएंगे कि व्यापार से सत्ता तक का सफ़र ब्रिटिशों का कैसा रहा 1600 लेकर 1767 तक 65 तक। तो यहाँ पर शुरुआत होती है 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में एक साथ व्यापार का अधिकार मिल गया दोस्तों। उसके बाद ये प्रोसेस आगे चला। 1717 में मुगल फरमान जारी हो गया। फर्रुखसियार द्वारा बंगाल में कर मुक्त व्यापार दस्तक का अधिकार दे दिया गया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और ब्रिटिश शासन की वास्तविक शुरुआत हुई। सिराजुद्दौला की हार हो गया और जब सिराजुद्दौला हारा तो ब्रिटिशों का हुकूमत और बढ़ता चला गया। और उसके बाद एक संधि हुई जिसको कहा गया इलाहाबाद संधि 1765 में। बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों। यहाँ पर 1764 के बाद में जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार अर्थात जो राजस्व का संग्रह करना था उस पर एक अधिकार प्राप्त कर लिया। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि द्वैध शासन जिसको कहते हैं डुअल गवर्नमेंट, नवाब के पास निजामत प्रशासन और कंपनी के पास दीवानी था राजस्व, जिसने बंगाल में अराजकता और 1769 से 72 के भीषण अकाल को जन्म दे दिया। क्योंकि यहाँ पर किसानों के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा था। राजा और दीवान सब कंपनी दोनों जनता को लूट रही थी दोस्तों। यहाँ पर एक बात आ जाती है कि प्रशासनिक नियंत्रण की शुरुआत होने लगती है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 आता है। इसमें एक केस होता है, उसमें बताऊंगा कि कंपनी का दिवालियापन, ब्रिटिश सरकार ने 1 मिलियन यूरो के ऋण की मांग कर दी और बंगाल में द्वैध शासन का विफलता और भीषण अकाल आ गया। अधिकारियों का भारी भ्रष्टाचार होने लगा और उसके लिए समाधान निकाला गया कि भाई गवर्नर जनरल जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, जिसको वारन हेस्टिंग बनाया गया था। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंस के अधीन रखा जाएगा। 1773 में फिर उसी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और उपहार लेने पर सख्त प्रतिबंध लग दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ें ये है कि यहाँ पर 1773 में दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा और पहले वारन हेस्टिंग को बनाया गया था जो कि बम्बई मद्रास के अधीन रहे। उसी समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और यहाँ पर निजी व्यापार और उपहार लेने को मना कर दिया गया। राजनीतिक विस्तार हुआ, सहायक संधियाँ बनी दोस्तों और सहायक संधि में यहाँ पर आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि इन्होंने राज किया, शासन किया, राजनीतिक विस्तार की 1798 से 1805 तक। इन्होंने सहायक संधि की स्थापना की। इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सेना रियासत में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी की तैनाती और उनका खर्च राजा द्वारा किया जाएगा, इन्होंने कहा। दूसरा कहा कि यूरोपीय लोगों पर प्रतिबंध, ब्रिटिश स्वीकृति के बिना किसी भी अन्य यूरोपीय तथा विशेषकर फ्रांसीसी को रोजगार नहीं दिया जाएगा, ये वेलेस्ली ने कहा। ब्रिटिश नीति के अंत की बात किया गया, बिना ब्रिटिश अनुमति के किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या कूटनीति नहीं कर सकता है। भारतीयों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट होंगे, राजा के दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति थी दोस्तों। सुरक्षा के नाम पर संप्रभुता का हनन कर दिया गया। अंग्रेजों के लिए लाभ हुई दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि बिना खर्च के एक विशाल सेना का रखरखाव किया गया, फ्रांसीसी प्रभाव का पूर्ण खात्मा हो गया और भारतीय राज्यों पर सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई। अब जो रियासतों का क्या नुकसान हो गया, जो रियासतें इन बातों को मान रहे थे, तो पहली चीज़ यहाँ पर संप्रभुता और स्वतंत्रता की पूर्व समाप्ति हो गई। राजा अपने आप से कोई निर्णय नहीं ले सकता था। भारी आर्थिक बोझ हुआ, राजस्व न चुकाने वाले पर उपजाऊ क्षेत्र जैसे अवध और रोहिलखंड छीन लिए गए। स्थानीय सेनाओं के भंग होने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आने लगी। अब यहाँ पर एक टाइम लाइन्स की अगर हम बात करें तो हैदराबाद में प्रक्रिया थी 1798, फिर मैसूर आया 1799, फिर अवध आया 1801, फिर उसके बाद पेशवा बाजीराव, इन सब का राज हड़प लिया गया समय समय पर।
आर्थिक शोषण शुरू हुआ दोस्तों, भू राजस्व प्रणालियाँ सब शुरू हुई और ये बहुत ही मायने रखता है। तो यहाँ पर आर्थिक की बात किया जाए तो यहाँ पर एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। मद्रास, बम्बई और असम में शुरू हुआ था। भारत में 51% क्षेत्र पर लागू सीधे किसानों और रैयतों से साझा किया जाता था। तो यहाँ पर किसानों से सीधा आय ले ली जाती थी 51% उनके जगह से। दूसरी थी अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों, यहाँ पर जिसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा जमींदारों को भूमि स्वामी माना गया और ये जमींदार क्या कहते थे, राजस्व लेते थे और ब्रिटिशों से चुकाते थे। तीसरा था महलवाड़ी व्यवस्था, यानी पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर पश्चिम प्रांत पूरे गांव या महल को राजस्व की इकाई माना जाता था दोस्तों। मैं यहाँ बताऊंगा कि प्रणाली कोई भी हो, अंतिम उद्देश्य कंपनी के लिए अधिकतम नगद राजस्व सुनिश्चित करना था। रैयतवाड़ी हो, चाहे अस्थायी बंदोबस्त हो, चाहे महलवाड़ी व्यवस्था हो, अंग्रेज को लाभ कमाना था केवल। यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त जो 1993 और ग्रामीण समाज का विघटन शुरू हो गया दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया। जॉन शोर का समर्थन मिला और जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक घोषित कर दिया गया, बशर्ते तय यह हो चुका कि वो सुरास्त कानून है। क्या इम्पैक्ट पड़ा, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, तो यहाँ बता दें हम आपको कि जो अमीर जमींदार शहरों में बस गए और एजेंटों के जरिए शोषण करने लगे। जोतदारों का उदय हुआ। उत्तरी बंगाल में जोतदार, अमीर किसान, साहूकार और जमींदारों की जो अधिक शक्ति थी वो हो गई और वे लगान रोकते थे और नीलामी हुई ज़मीन खरीद लिया करते थे। तो यहाँ से भी अंग्रेज़ों का भी क्या होने लगा कि लाभ होने लगा और वो ज़मीन मालिकों से उनकी ज़मीन छीनने लगे जो जमींदार होते थे। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सीधा नियंत्रण और गहरा कर्जा गया। रैयतवाड़ी की बात करा जाए तो 1820 में शुरू हुई थी। इसके निर्माता की अगर हम लोग बात करें तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर थे। इसमें क्या किया कि जो किसान था वो रैयत भूमि का मालिक होता था, कोई बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता था। समस्या क्या हुई कि सरकार ही सबसे बड़ी जमींदार बन गई। लगान दरें मनमानी थी, अकाल में भी कोई छूट नहीं मिलती थी। महलवाड़ी में क्या होने लगा, ये 1822 से 1833 की अप्रॉक्स में चला था। इसके निर्माता हॉलेट मैकेंजी थी और विलियम बैटिंग थे। इसकी क्या प्रणाली थी दोस्तों, तो गांव के मुखिया के माध्यम से पूरे महल अर्थात गांव का सामूहिक बंदोबस्त किया गया था। शुरुआत में इसकी लगान दर 80% और बाद में 50 से 66% थी। भारी कठोरता के कारण यह व्यवस्था विफल रही। दोनों प्रणालियों में किसानों और साहूकारों को जाल में ढकेल दिया करता था दोस्तों। ये सारी व्यवस्थाएं थी ही ऐसी। कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया दोस्तों। मुख्य अवधारणा अगर हम लोग बात करें तो खाद्यान्न फसलों के बजाय बाजार में बिक्री के लिए नगदी फसलों नील, कपास, अफीम, जूट, चाय का उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाने लगा। यहाँ पर कॉटन की बातें कहने लगी और जो सारी नील की बातें की लगी और लंदन में जो धन कपड़े की शुरुआत होने लगी थी दोस्तों। यहाँ पर मजबूर व्यवसायीकरण थे। किसान को जबरदस्ती अफीम और नील की खेती उगाने के लिए बाध्य किया जाने लगा था। विशेषकर चीन के साथ त्रिकोणीय व्यापार शुरू हो गया था। चीन के साथ में चयनात्मक व्यवसायीकरण क्या होता था कि औद्योगिक क्रांति के बाद केवल उन फसलों को बढ़ावा दिया गया जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल थी। जैसे कि कपास की बात किया जाए और उसके बाद जिनका यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी, तो कपास की मांग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसको ज़बरदस्ती उगाया जाता था। नील की तरह सदी और कपास का स्थिर बूम हो गया। अगर हम नील की खेती की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर यूरोप में ऊढ़ के मुकाबले भारतीय नील की भारी मांग थी। नीच प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो बागान मालिकों के सीधे नियंत्रण वाली भूमि पर केवल खेती 25% थी। रैयती की बात किया जाए तो किसानों को सट्टा पर हस्ताक्षर करने और पैसे की कर्ज लेने के लिए मजबूर किया जाता था। चक्र कभी ख़त्म नहीं हो पाता था और ज़मीन बंजर हो जाती थी। कपास की अगर हम लोग बात करते हैं तो कपास और दक्कन दंगे की बात किया जाए तो 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध में भारतीय कपास को आसमान पर पहुँचा दिया। निर्यात 90% बढ़ गया। 1865 में युद्ध समाप्ति के बाद कीमतें गिरी, ऋण सूख गया, लेकिन राजस्व 50 से 100% बढ़ दी गई। परिणाम क्या निकला, 1875 में दक्कन दंगे, सुपापुड़े और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, धन का निष्कासन शुरू हो गया। अगर हम परिभाषा की बात करें दोस्तों तो भारत में इंग्लैंड की ओर धन और संसाधनों का निरंतर एक तरफा प्रवाह होने लगा, जिसके बदले भारत कोई भौतिक और आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। भारत से जितनी करेंसी थी, रुपया पैसा किसी न किसी माध्यम से ब्रिटिश देशों में जाने लगा था, अंग्रेज लेके जाने लगे थे। होम जर्जे जाए, लंदन में इंडिया ऑफिस का खर्च हुआ। भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन मिलते थे। पेंशन भारत के बाहर ब्रिटिश साम्राज्य के युद्ध को खर्चा मिलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों का लाभांश हुआ। यहाँ पर बताऊँ तो भारत का विऔद्योगिकरण, हस्तशिल्प का पतन होने लगा, भयंकर गरीबी आई, अकाल आई, भूख से लोग मरने लगे।
सामाजिक और शैक्षिक इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो प्रारंभिक प्रयास की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, प्रारंभिक प्रयास में स्थानीय संस्कृति को समझने का प्रयास 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसे की स्थापना कर दी गई। 1791 में जोनाथन डंगन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई और लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया। द ग्रेट एजुकेशन डिबेट 1823 से 1835 चला गया। इसमें एक डिबेट हुआ कि प्राच्यवादी की बात ही किया गया था, तो भारतीय भाषाओं के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा का समर्थन किया गया, जबकि अंगलवादी की बात किया गया तो लॉर्ड मैकाले ने पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के माध्यम में अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाने का वकालत करते थे दोस्तों। ब्रिटिश शिक्षा की मील के पत्थर की अगर बात किया जाए तो चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई, हालांकि वर्षों तक खर्च नहीं हुआ। मैकाले का स्मरण पत्र आया 1835 में। अंग्रेजी शिक्षा को आधिकारिक नीति बनाया गया। ऐसे भारतीयों का वर्ग तैयार करना जो रक्त और रंग से भारतीय हो लेकिन स्वाद और विचारों से बुद्धि में अंग्रेज हों, ये मैकाले ने कहा। जबकि वुड स्पेच आए, इन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। जन शिक्षा की पहली व्यापक योजना, हर प्रांत में लोक निर्माण की बात की गई, विभाग की PWD बनाया गया, शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी गई दोस्तों। अब इसके परिणाम क्या हुए? अगर मैं इसके परिणाम की बात करता हूँ तो इसके परिणाम क्या आए तो इसकी भी बात किया जाता है। अब इसके बात करते हैं इसके परिणाम की, तो नीतियों का परिणाम हुआ 1857 की क्रांति का महाविद्रोह। 1857 सिपाही विद्रोह हुआ। राजनीतिक अगर सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति में रियासतें में भारी असंतोष हुआ। सामाजिक आर्थिक बातें हुई। ईसाई मिशनरियों का प्रभाव हुआ। सती प्रथा पर रोक 1829 में हुआ। विधवा पुनर्विवाह 1856 में। यह धर्म में हस्ताक्षेप की बातें की गई। आर्थिक प्रभाव किस प्रकार नजर आया तो ये भू राजस्व प्रणाली से अत्यधिक कर्ज और साहूकारों का शोषण की बात किया गया। और सैन्य की बात करें तो बिल्लौर विद्रोह हुआ 1806 में। जैसे घटनाएं सिपाहियों की धार्मिक संवेदनाओं को अनदेखी किया गया और चर्बी वाली कारतूस की प्रयोग किया गया दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस प्रकार से कायम रही और एक युग का अंत हुआ और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई 1858 में। महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा में 1 नवंबर 1858 को आया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये बातें की गई कि दोस्तों कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद दरबार में घोषणा दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। इसमें कुछ बातें रखी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को औपचारिक अंत किया जाएगा। भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी के हाथों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और विस्तारवादी नीतियां विलय पर रोक लगाई जाएगी लेकिन भारत का आर्थिक प्रशासनिक शोषण एक नए अधिक व्यावसायिक रूप से ब्रिटिश राज में जारी रहेगा। तो यहाँ तक ये सफ़र चलता रहा दोस्तों और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।